वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से हम लोग आज की चर्चा बढ़ाएंगे और उसके पहले मैं आप लोगों को एक राय देना चाह रहा हूं व्यक्तिगत रूप से कि आप जितने भी वीडियोज़ हैं कोशिश कीजिए कि शुरू से, चूँकि हमारा वीडियो बहुत सिस्टमेटिकली आ रहा है, 1 बाई 1। ऐसा नहीं कि कभी हम टेंस पढ़ा दिए, कभी नरेशन पढ़ा दिए, कभी वॉइस पढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। एक सीक्वेंस में चल रहा है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो आपके लिए मेरी सलाह ये है कि आप इन सारे वीडियोस से तभी फुल जो इसका बेनिफिट है वो आपको मिलेगा जब आप एक नोट बना लें सिस्टमेटिक ढंग से, एक अच्छी सी कॉपी खरीदें और उसमें फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग हर वीडियो का नोट बना लें आप, ताकि आप उलट के उसको देखते रहें, वीडियो भी देखें और वो जो आपका नोटबुक होगा उस नोटबुक से आप कोई एक चीज़ तुरंत उलट के देख सकते हैं। कहीं कोई दिमाग में बात क्लिक हुई, कोई पॉइंट आया, उसको आप रेफरेंस के रूप में वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है। दूसरी बात ये कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ इससे फ़ायदा है, कुछ मिल रहा है, अगर लगता है तो अन्य लोगों को इंस्पायर कीजिए कि वो लोग जो वीडियोज़ हैं उनको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जो नया वीडियो आए उनके पास खुद ब खुद नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए ऑप्शन है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। बट अगर लगता है कि हाँ आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है और दूसरे भी आपके दोस्त हैं उनको कुछ फ़ायदा मिले, तो ज़रूर उनको इंस्पायर कीजिए टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, लेट अस प्रोसीड। लास्ट वीडियो में जो बात हुई थी वो बात हुई थी परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में, और जो पूरी चर्चा हो रही है वो वर्ब में मेन वर्ब की चर्चा हो रही है, जिसमें नॉन फाइनाइट ग्रुप के जो 3 पार्ट्स हैं। एक फर्स्ट पार्ट जो है उसका इन्फिनिटिव, दैट हैज़ बीन कंक्लूडेड। सेकेंड पार्ट पार्टिसिपल, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल था। द डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक has also been concluded. Now नॉन फाइनाइट फैमिली का या मेन वर्ब की बात आप कर लें तो मेन वर्ब का ये आखिरी टॉपिक है, वो है जेरंड, GERUND, जेरंड। ये नॉन फाइनाइट फैमिली का तीसरा संतान, पहला संतान इन्फिनिटिव था, दूसरा पार्टिसिपल था और तीसरा जेरंड है। मतलब इस पर भी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन में परिवर्तन का या वाक्य के टेंस में परिवर्तन का, इसके भी रूप पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये जिस रूप में पैदा होता है उसी रूप में मरता है। सरकार चाहे किसी की रहे, ये अपना रूप नहीं बदलता है। दैट इज़ जेरंड। और ये सारे नॉन फाइनाइट फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन पर सब पर लागू होता है, चाहे वो इन्फिनिटिव हो, चाहे वो पार्टिसिपल हो, चाहे वो जेरंड हो। तो जेरंड क्या है? ये है V4 फॉर्म, मतलब वर्ब प्लस ING, ये फॉर्म है जो जेरंड कहलाता है। अब आप कहेंगे कि बड़ा कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं, आपने तो पहले भी बताया था V4 फॉर्म, और उस समय कहा था, इसका नाम बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आप कह रहे हैं V4 फॉर्म और इसका नाम बता रहे हैं जेरंड। हाउ इज इट पॉसिबल? और हाउ विल वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू?
कि ये जेरंड है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऑफ कोर्स यू आर राइट, देयर मे बी सम कन्फ्यूजन, थोड़ी सी दुविधा हो सकती है कि हम इसको जेरंड कहें या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहें, क्योंकि रूप दोनों का एक ही जैसा है। बट कलाकारी तो इसी में है ना, मज़ा इसी में है कि आप जो जानते हैं ट्रिक कि किस स्थिति में हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे और किस स्थिति में हम उसको जेरंड करेंगे, तो आपको कतई कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब ये V4 फॉर्म, तो फर्स्ट पॉइंट इसका होगा जेरंड इज द V4 फॉर्म ऑफ ए वर्बल वर्ड। वर्ब की बात हो रही है, तो वर्बल वर्ड which is used as a noun। बस यहीं पर झगड़ा समाप्त, यहीं पर आपका कन्फ्यूजन दूर। अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को ठीक से देखे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का वीडियो आपने देखा है और उसको समझा है, तो देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। क्या हुआ, हमने कहा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में जो V4 फॉर्म आता है वो या तो उस वाक्य में वर्ब का काम करता है या फिर वो एडजेक्टिव का काम करता है। लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि ये V4 फॉर्म किसी वाक्य में अगर नाउन का काम कर रहा है, वहाँ क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब या एडजेक्टिव का काम करता था। लेकिन जब जेरंड होगा वो तो वर्ब का काम नहीं करेगा, वो एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, वो क्या काम करेगा, वो सेंटेंस में यस नाउन का काम करेगा। अब जैसे हम कहें कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज बड़ा कॉमन शब्द है, वाक्य है ये। इसमें आप देख रहे हैं V4 फॉर्म किसका है, वाक वर्ब का ING फॉर्म, वाक में ING लगा हुआ है, अर्थात ये V4 फॉर्म है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बट ये V4 फॉर्म जो यहाँ पर आया हुआ है ये वर्ब नहीं है। ही इज वॉकिंग अगर रहता तो वहाँ पर वॉकिंग वर्ब के रूप में आता, उस समय उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते। जैसे ये सेंटेंस होता ही इज वॉकिंग, तो यहाँ पर जो वॉकिंग आता इसको हम कहते प्रेजेंट पार्टिसिपल। काहे भाई, क्योंकि ये इस वाक्य में मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलियरी वर्ब है और ये मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते। लेकिन इस वाक्य में ये जहाँ ही आया है उसी की जगह पर सब्जेक्ट के रूप में ये आया हुआ है। और आप जानते हैं, आपने अगर नाउन का वीडियो देखा होगा, आपने अगर प्रोनाउन का वीडियो देखा होगा, तो उसमें आपको बताया गया था बड़ा स्पष्ट रूप से कि कोई नाउन या प्रोनाउन ही, ऐसे ये दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन V4 फॉर्म है, तो V4 फॉर्म अगर सब्जेक्ट का काम करे, और सब्जेक्ट का काम आप जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन ही करेगा, प्रोनाउन अब ये है नहीं, तो बचा क्या, नाउन। तो नाउन है और V4 फॉर्म है, इट मीन्स कि यहाँ वॉकिंग जो है इसको हम आंख बंद करके कहेंगे कि ये जेरंड है। यहाँ जो वॉकिंग है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे क्योंकि ये वर्ब का काम कर रहा है। तो आपको
मैं समझता हूँ कि इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि V4 फॉर्म देखने में तो सेम है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी होता है और जेरंड का भी होता है, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो वो वर्ब या एडजेक्टिव होगा और जेरंड होगा तो वो नाउन का काम करेगा। अब अगला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सिंस gerund has the force of a noun, it can be used in a sentence either as a subject या as an object और as a कॉम्प्लीमेंट। देखिए, फिर एक बार मैं कहूँगा कि आप नाउन वाला वीडियो देखिए, नाउन के यूज का वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है, प्रोनाउन के यूज का वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है कि नाउन या प्रोनाउन का 3 ही प्रयोग होता है किसी वाक्य में। वो या तो किसी वाक्य का सब्जेक्ट का काम करेगा, वो या तो किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या वो किसी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट का पूरा करने वाला इसका काम करेगा वो। अब हम बता रहे हैं कि जेरंड जो है वो नाउन का काम करता है, तो नाउन का काम करता है इसका मतलब उसको भी 3 काम करना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे कि वो नाउन का काम कर सकता है। तो वो 3 काम क्या होगा? वो किसी वाक्य में सब्जेक्ट होगा, वो किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा, वो किसी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे अभी एक सेंटेंस हमने लिखा था इसके पहले कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर वॉकिंग जो आया V4 फॉर्म है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था। मतलब ये V4 है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसलिए इज इक्वल टू ये क्या है? जेरंड है। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं सी लाइक्स डांसिंग। ये सेंटेंस है, इसमें भी आप देख रहे हैं क्या V4 फॉर्म आया हुआ है। अब ये V4 फॉर्म किस रूप में आया है इस सेंटेंस में? ये वर्ब नहीं है, वर्ब यहाँ दिया हुआ है लाइक्स, देयरफॉर ये वर्ब नहीं है। तो क्या है भाई इस सेंटेंस में? ये क्या काम कर रहा है? ये व्हाट का जवाब दे रहा है, और व्हाट का जो जवाब आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। व्हाट आप लगा के सवाल कीजिएगा, व्हाट डज सी लाइक, उसका जवाब आएगा डांसिंग। मतलब डांसिंग व्हाट का जवाब है, इसलिए डांसिंग ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट है इसका मतलब वो नाउन की तरह यूज हो रहा है, और V4 फॉर्म है इसका मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ जेरंड है, दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि V4 फॉर्म अगर नाउन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है
तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ जेरंड कहेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल लीजिए कि he is fond of, यहाँ अगर हम कंक्लूड कर दें तो देयर विल नॉट बी एनी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस विल बी मीनिंगलेस। अब अगर ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, अब ये सिंगिंग शब्द हमने दिया यहाँ पर, तो ये सेंटेंस पूरा हो गया, इसका मीनिंग कंप्लीट हो गया। वो गाना पसंद करता है, गायन उसकी पसंद है। अब यहाँ पर ये V4 फॉर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है आपको, V4 फॉर्म है। अब देखेंगे कि क्या ये एडजेक्टिव के रूप में आया है, या ये वर्ब के रूप में आया है, या नाउन के रूप में आया है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ये काम कर रहा है किस चीज़ का, इस सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने का, अर्थात कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, मतलब नाउन का काम कर रहा है, और V4 फॉर्म है, नाउन का काम कर रहा है। देयरफॉर वी विल कंक्लूड, हम इस चीज़ को कन्फर्म करेंगे कि दिस फॉर्म ऑफ द वर्बल वर्ड इज ओनली द जेरंड फॉर्म। दूसरा कुछ ये नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। नाउ थर्ड पॉइंट, अब आइए, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। इस टॉपिक का, हर टॉपिक की हर बात महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रहे। तो अगला पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट। आपको बताया गया था कि एन इन्फिनिटिव also has the force of noun। इन्फिनिटिव के बारे में भी आप इन्फिनिटिव का वीडियो देखिए, उसमें आपको बताया गया है डिटेल रूप में कि इन्फिनिटिव अर्थात V1 फॉर्म का प्रयोग भी, 2+V1 फॉर्म का प्रयोग भी किसके रूप में किया जाता है, नाउन के रूप में किया जाता है। तो इन्फिनिटिव का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है, अर्थात इन्फिनिटिव में नाउन का फोर्स होता है। और हम कह रहे हैं कि एक दूसरा भाई, वो भी नॉन फाइनाइट फैमिली का ही है, वो क्या है, एन इन्फिनिटिव ऑल्सो हैज द फोर्स ऑफ नाउन लाइक जेरंड। जेरंड की तरह इन्फिनिटिव में भी 2+V1 वाला जो फॉर्म था, उसमें भी नाउन का फोर्स होता है। मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिटिव इज इक्वल टू जेरंड इज इक्वल टू नाउन। इन्फिनिटिव भी नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है और जेरंड भी नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट ये होगा कि देयरफॉर जेरंड कैन बी यूज्ड टू replace an infinitive
एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या हुआ कि जब दोनों नाउन के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं तो हमने कहा कि जेरंड जो है वो इन्फिनिटिव को रिप्लेस करने के लिए, किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव को रिप्लेस करने के लिए जेरंड का प्रयोग किया जा सकता है विदाउट एनी चेंज इन द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। आप कर सकते हैं खूब आराम से, और इसके उल्टा भी कर सकते हैं। जेरंड की जगह इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव की जगह जेरंड का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, हम लिखें कि टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। दिस विल बी इक्वल टू क्या? वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ऐसे लिखना हो और 1,00,000 कैंडिडेट हो और ईमानदारी से ऐसे लिखा जा रहा हो तो 1,00,000 आंसर अलग अलग तरह का होगा। तो ये राइटिंग स्किल है कि आप, कोई व्यक्ति चाहे तो ये इन्फिनिटिव के प्रयोग के द्वारा इसी बात को लिख सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति चाहे तो ये जेरंड के प्रयोग के द्वारा वही बात लिख सकता है। इस दोनों वाक्य के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल इन द मीनिंग ऑफ दीज टू सेंटेंसेस। बोथ आर द सेम, ओनली देयर हैज बीन द यूज, डिफरेंस ऑफ यूज। ये कौन चीज़ के यूज के लिए? एक जगह हमने इन्फिनिटिव का प्रयोग किया है सब्जेक्ट के रूप में, दूसरी जगह हमने जेरंड का प्रयोग किया है सब्जेक्ट के रूप में। तो ये 5वीं बात हुई। अब 6ठी बात कि कहाँ कहाँ जेरंड का प्रयोग किया जाता है, और इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। देयरफॉर स्पेशल अटेंशन इज रिक्वायर्ड। 6ठी बात बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, VVI। Whenever a verbal word follows the prepositions, क्या? कौन कौन सा प्रीपोजिशन? एट, इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, विथ, विदाउट, अगेंस्ट, ओवर, ETC। ये कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस हैं। इन प्रीपोजिशंस के बाद आप ध्यान रखिए, टू बी वेरी अटेंटिव हियर। वो क्या है कि अगर इन प्रीपोजिशंस के बाद क्या हुआ हो, कोई वर्बल वर्ड आया हुआ हो, वर्ब फैमिली का कोई एक्शन शोइंग वर्ड आया हुआ है, तो क्या होगा? दैट वर्बल वर्ड must be in
जेरंड फॉर्म, मतलब V4 फॉर्म, और उसमें नाउन का फोर्स होगा। और वो नाउन का फोर्स इसलिए होगा कि इन प्रीपोजिशंस के बाद जो शब्द आता है उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट आप जानते हैं कि नाउन ही हो सकता है या प्रोनाउन ही हो सकता है। देयरफॉर इनके बाद आने वाला जो वर्बल वर्ड होगा वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होने के कारण V4 फॉर्म में आएगा, यानी कि जेरंड फॉर्म में आएगा। इसके बाद अगर V4 नहीं दिया हुआ है और कोई वर्बल वर्ड आया हुआ है तो आपका सेंटेंस गलत होगा। जैसे ही वेंट ऑन राइट ए नोवेल, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत हो गया? ये गलत इसलिए हुआ कि यहाँ एक प्रीपोजिशन आया हुआ है, आप देख रहे हैं इस लिस्ट में ऑन है, वही प्रीपोजिशन यहाँ पर आया हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ है, ये राइट शब्द दिया गया है जो एक वर्ब है, एक वर्बल वर्ड है। तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, यानी कि नाउन का इसमें फोर्स होना चाहिए, और नाउन का फोर्स तब तक नहीं होगा। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई वर्बल वर्ड आ रहा है तो उसमें नाउन का फोर्स तब तक नहीं होगा जब तक कि उसका V4 फॉर्म यानी जेरंड फॉर्म नहीं लाया जाए। तो क्या होगा, सही करने के लिए ही वेंट ऑन राइटिंग ए नोवेल। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। नेक्स्ट यूज, दैट विल बी द 7th पॉइंट। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर ध्यान देने की बात ज़रूरत है। ये 7वीं बात, सम ऑफ दी फ्रेजेज सच एज accustomed to, इस पर फंसाने वाला सवाल पूछा जाता है, क्योंकि आप देखते हैं जैसे ही टू आया हुआ है तो आपको लगता है कि इसके बाद V1 फॉर्म होना चाहिए। वो अच्छा लगता है, अच्छा फीलिंग देता है, लेकिन एक्चुअली वो जहर है, उससे बच के रहना है। ये कुछ खास जो फ्रेजल यूज हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। accustomed to, used to, habituated to, ये जो फ्रेजल यूज वाले फ्रेजेज हैं इनके साथ टू लगा हुआ है, खतरा है। वहाँ पर हाथी को फंसाने के लिए गड्ढा खोदा हुआ है और उस पर घास का कवर किया हुआ है। हाथी को वैसे पकड़ा जाता है जंगल में कि कवर कर दिया जाता है घास से और नीचे गड्ढा खोद दिया जाता है। हाथी समझता है कि ये प्लेन रास्ता है, निकलता है और उसमें गिर करके फंस जाता है। फिर उसको 8-10 दिन तक भूखे प्यासे रखा जाता है और देयर आफ्टर जब वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है तो उसको निकाल के ले जाया जाता है। जंगल में हाथी के पकड़ने का ये तरीका होता है। तो आप समझिए कि आप हाथी हैं, आप एकदम चल रहे हैं और देख रहे हैं कि टू आया हुआ है। तो टू के बाद अमूमन क्या किया जाता है, V1 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आपको
पहले तो मैं इस रूल को कंक्लूड करूं। सम ऑफ द फ्रेजेस सच एज एक्स्टम टू, यूज टू और हैबिचुएटेड टू आर फॉलोड बाई जेरंड, यानी V4 के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा, जेरंड के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। इन फ्रेजेस के बाद अगर कोई वर्बल वर्ड आ रहा है तो, जैसे हम कहें ही इज यूज्ड टू go to the bar regularly। अब देखिए इस सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग किया गया है और उसके बाद गो V1 फॉर्म में आया हुआ है। टू द बार, अब ये बार का डबल मीनिंग है। बार का एक मीनिंग है दारू पीने का अड्डा और बार का दूसरा मीनिंग है वकालत खाना। तो यहाँ पर यूज टू गो टू दी बार रेगुलरली, हो सकता है वकील साहब हों तो वो बार में जाएंगे रेगुलरली, मतलब वकालत खाना में जाएंगे। और हो सकता है कोई पिवाक भाई हों तो वो भी बार में जाएंगे, मतलब मैं खाना में जाएंगे। एक वकालत खाना है और दूसरा मैं खाना है। बट हमको वो मैं खाना में जा रहे हैं या वकालत खाना में जा रहे हैं, वी आर नॉट कंसर्न्ड विथ दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हम यहाँ पर हमारा संबंध क्या है? हमारा संबंध ये है कि ये वाक्य सही है या गलत है। तो ये वाक्य मेरा कहना है कि गलत है। गलत क्या हो गया है? क्योंकि इसमें एक यूज टू फ्रेज आया हुआ है, जिसके बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है कि यूज टू हो, हैबिचुएटेड टू हो, एक्स्टम टू हो। उसके बाद अगर कोई वर्बल वर्ड आ रहा है तो वो वर्बल वर्ड जेरंड फॉर्म में होगा, यानी V4 फॉर्म में होगा। जैसे सही क्या हो जाएगा? ही इज यूज्ड टू गोइंग टू द बार रेगुलरली। अब ये सेंटेंस हमारा सही होगा। उसके बाद इसमें एक दो शब्द और भी आता है, एक एडिक्टेड टू भी आता है। ये सब आदि होने का मीनिंग देता है। सारा का सारा सब इसमें जो फ्रेज है वो आदि होने का मीनिंग देता है और इसके बाद में जेरंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आठवीं बात, ये भी महत्वपूर्ण है। Some other phrases such as cannot stand, cannot bear, ये कुछ कैन नॉट वाले जो फ्रेजेज होते हैं। उसके बाद टेक टू, ये भी टू वाला फ्रेज है। इसके साथ भी हमको क्या करना है? नहीं, एक और है
to be, worth to, are also followed by the gerund form, यानी V4 फॉर्म, और वो भी नाउन के फोर्स वाला होता है। जैसे हम कहें दिस बुक इज वर्थ टू रीड। आप बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है? वेरी गुड, ये सेंटेंस सही है। अब कहेंगे कि अभी आपने ऊपर कहा कि इनके बाद भी V4 फॉर्म आता है, यानी जेरंड फॉर्म आता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि आता है, इनके बाद भी जेरंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि अभी जस्ट जो शुरुआत में हमने बताया था कि जेरंड में, और जेरंड में मतलब V4 फॉर्म और इन्फिनिटिव V1 फॉर्म, वो एक दूसरे का रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो यहाँ क्या हुआ है भाई, ये इन्फिनिटिव का प्रयोग कर दिया गया। अगर यही दिया हुआ रहता कि दिस बुक इज वर्थ रीड, तो ये गलत हो जाता। और अब सही क्या होगा, दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, ये भी सही है। काहे, यहाँ हमने जेरंड का प्रयोग किया है। तो ये जेरंड के कुछ प्रमुख यूज हैं, इनको बार बार इन वीडियोस को आप देखिए। और हमारी चर्चा जो है वो मेन वर्ब की आज समाप्त हो रही है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो वीडियो ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू होगा, और बहुत प्रॉपर केयर उस पर देना है, बहुत अटेंटिव रहना है आप लोगों को। थैंक यू, गुड नाइट।